हेलो एवरीवन। हमने जैसे अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था ह्यूमन वेरिएशन के बारे में, प्रोसेस इन ह्यूमन वेरिएशन एंड एडेप्टेशन, उसमें क्या क्या एक्लिमेटाइजेशन होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट होता है और फिजिकल वेरिएशन होता है जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे वो सब कैसा होता है, मतलब अलग अलग कंडीशंस में, इन्वायरमेंट में उनके बीच में जो डिफरेंसेस आती है, उनके बॉडी शेप में जो डिफरेंस होता है, बॉडी शेप हो गया आपका, आपके स्किन कलर हो गया, इन सब में जो डिफरेंसेस होती है इन्वायरमेंट के कारण, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो सेकंड दो टॉपिक हमारी बची हुई थी, रेस एंड रेसिज्म और द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन वेरिएशन, तो आज हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है रेस एंड रेसिज्म। ये क्या होता है? रेस रिफर्स टू अ सब पॉपुलेशन और वेराइटी ऑफ अ स्पीसीज दैट डिफर्स समवॉट इन जीन्स फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अदर वेराइटीज ऑफ द स्पीसीज। रेस क्या होता है? जो अलग अलग हमारी सब पॉपुलेशन होती है या फिर एक प्रकार की जो कम्युनिटी अलग अलग रहती है। जैसे कि पहले के ज़माने में हमारे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती थी अलग अलग जगह पे, कोई इस पहाड़ों पे रहता था, कोई कम्युनिटी रहती थी, कोई इस एरिया में रहती थी, तो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ रहती थी अलग अलग टाइम पीरियड पे, उनमें क्या होता था, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है या कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन सबको हम लोग रेस के अकॉर्डिंग बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं कि इस पॉपुलेशन को हम लोग रेस 1 बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं रेस 2, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो स्पीसीज होते हैं उन सब के। तो रेस एज अ कंस्ट्रक्ट इन बायोलॉजी, अब बायोलॉजी के तौर पे हम रेस क्या होती है? दो द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन and genetic drift, population inhabiting different geographic regions will come to exhibit some difference in biological trait। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, कोई भी कम्युनिटी है, अलग अलग इन्वायरमेंट में अगर रह रही है तो उनके बीच में जो होता है अलग अलग डिफरेंसेस भी जनरेट होंगे। ये अगर ये कूलर एरिया में है जहाँ पे ठंड एरिया है और एकदम वार्मर एरिया में है, तो इस पूरी सब स्पीसीज जो भी यहाँ की होगी पॉपुलेशन, उन सब पे कूलर वाले रीजन का इफेक्ट होगा। तो उसका इफेक्ट कैसे हो सकता है? इनकी चेस्ट की साइज बड़ी बड़ी होगी और हाथ और पैर जो होते हैं हमारे आर्म्स वगैरह हो गया या फिर जो लेग्स हो गया, ये सब छोटे होंगे। और जो वार्मर एरिया में है इनका जो है हाइट वगैरह जो होगी वो थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आर्म और जो लेग होगी उन सब की लेंथ बड़ी होगी। तो ये सब अलग अलग जो इन्वायरमेंट कंडीशन में होता है उनकी वजह से इनके जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, या फिर नॉर्मली बोल सकते हैं जो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, जो कि दो पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस होता है, उसको क्रिएट करता है ये। तो नॉर्मल सी बात है, यदि कोई एक कूलर एरिया में और एक वार्म एरिया में, तो उन सब में तो बेसिक डिफरेंस तो होगा ही। जैसे कि स्किन कलर हो गया, कूलर एरिया में फेयर होगा और वार्म एरिया में डार्क होगा। A second reason for not applying racial classification to human is that human have exhibited so much interbreeding that different populations are not clearly classifiable into discrete groups that can be defined in terms of presence or absence of particular biological trait। रेस क्या होता है? सबसे पहले रेस का जो हम लोग यूज़ करते थे, किसको क्लासीफाई करते थे? बर्ड्स हो गया या एनिमल्स हो गए, उन सबको हम लोग क्लासीफाई करते थे। जैसे बर्ड्स हो गए और एनिमल्स हो गए। अब ये क्या होती है, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग होती है। जैसे कंगारू को आप बोल सकते हो, तो कंगारू हमारे कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी जो पोलर बियर हो गए वो हमारे साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल्स पे, ये सब एरिया पे पाया जाता है, आर्टिक और एंटार्क्टिक साइड में हमारे जो पोलर बियर हो गए। तो ये सब क्या होता है, इसको हम अच्छे तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस रेस का बिलोंग करता है। लेकिन रेस को हम लोग ह्यूमंस पे अप्लाई जल्दी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ह्यूमन पे अप्लाई न करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारा ह्यूमन सेक्टर है वो अलग अलग टाइम पे क्या है, अलग अलग ह्यूमन के साथ वो इंटरब्रीड किया हुआ है। जैसे एक स्पीसीज, जैसे कि यहाँ पे स्पीसीज है और एक यहाँ स्पीसीज है, अब अगर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं तो हम इसको तो आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं रेस। लेकिन ये पहले के टाइम में था। अब क्या हो गया है कि हमारे बीच में जो लोकोमोशंस होता है या फिर जो ट्रैवलिंग हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं। और डिफरेंसेस नहीं आने के कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग शुरू हो गई है। इस पॉपुलेशन के जैसे कोई मेल है और इस पॉपुलेशन की जो फीमेल है उनके साथ शादी कर लिया, या फिर जो हम लोग ये जेनेटिक बनने लगा, हमारा मतलब ऑफ स्प्रिंग आने लगे, हमारी पॉपुलेशन अब दोनों मिक्स होके गई। इस वजह से हम अब जैसे कि यहाँ का कोई मेल है और यहाँ का कोई फीमेल है, इन्हें इंटरब्रीड किया, इनके बच्चे हुए, अब उनके बाद इनके भी बच्चे हुए हैं इस तरह। तो अब हम इसको क्लासीफाई थोड़ी कर सकती है किस रेस का है, इसका है कि इसका है, तो क्लासीफाई करने में दिक्कत आती है। द नंबर ऑफ रेसियल कैटेगरीज इन ह्यूमन हैज़ वेरिड फ्रॉम एज फ्यू एज 3 टू मोर देन 37। अब रेशियल कैटेगरीज जो थी ह्यूमन की, इंटरब्रीडिंग के कारण, जो क्लासीफाई न करने के कारण, न कर पाने के कारण से इसे इनकी जो रेशियल की कैटेगरीज है वो कई ज़्यादा हो गई हैं। 3 से लेकर 37 तक हो गई इनकी कैटेगरीज। ओनली ट्रेड्स दैट आर न्यूट्रल इन टर्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विन टेंड टू क्लस्टर इन रीजन्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट।
अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि दो पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंसेस को जो इंक्रीज़ करता है उससे हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और ये कैसे होगा? यदि अगर ये जो पॉपुलेशन की स्पीसीज है और ये जो पॉपुलेशन स्पीसीज अलग अलग कंडीशंस में रह रहे हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, तो इससे क्या होगा? इनका डिफरेंसेस बढ़ेंगे। जैसे अगर इसमें सारे के सारे लोग लंबे हैं तो इनके सारे बच्चे भी लंबे होते रहेंगे, और इसके अगर छोटे हैं, अगर मेन पेरेंट एंसिस्टर जो होगा छोटे हैं तो उनके सारे बच्चों की हाइट छोटी होगी। तो और इनके बीच में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, इस वजह से इनका जो है डिफरेंसेस पूरी तरह से अलग रहेगा और इसे हम लोग इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर इनके बीच में भी कनेक्शन शुरू हो गया तो एक लंबा पेरेंट और एक छोटी पेरेंट, ठीक है, फादर लंबे हैं, मदर छोटी है, तो उससे क्या होगा? बच्चे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। इस वजह से हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए वही ट्रेड जो कि नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग न्यूट्रल है और इनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण इनके हम लोग आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं। रेशियल क्लासिफिकेशन इज अ प्रॉब्लमेटिक also because there is sometimes more physical, psychological and genetic diversity within a single geographical group that might be called a race। अब रेस क्या होता है? जैसे कि एक सब पॉपुलेशन चल रही है, इसमें क्या होता है? इन्वायरमेंट के कारण या फिर जो साइकोलॉजिकल के कारण इन लोग का जो होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। जैसे अगर पेरेंट, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पेरेंट है हमारे, एक फादर हो गए और एक यहाँ मदर हो गए, और इन्हीं की तरफ से ये सिस्टर इनके बनते गए, कैटेगराइज होते गए, ठीक है। तो मेन तो एरिया यही है। अब इसके बाद क्या होता है? यहाँ आने की वजह से कुछ लोग कोलर एरिया में चले गए, कुछ लोग हॉट एरिया में चले गए। उसके बाद ये फैमिली वापस आके इनके साथ रहने लगी, तो इनके बाद इन दोनों में कोई क्रॉस हुआ, तो कंडीशन तो एक ही हो गई, जगह पे एक ही हैं, लेकिन इनके बीच में क्या हो गया? साइकोलॉजिकली या बोल सकते हैं या फिर जेनेटिकली इनके बीच में जो क्लासिफिकेशन होगा रेशियल, वो ज़्यादा दिक्कत करने लगेगा, क्योंकि ये हम नहीं समझ पाएंगे कि ये किस ट्रेड के हैं। इसके अगर होते हैं, मतलब हमें लगेगा कि अगर यहाँ से हैं तो ये पूरी तरह से सारे सेम होने चाहिए, लेकिन इनका एक सेक्टर जो कि कई टाइम तक अलग था, जेनेटिकली के कारण, इन्वायरमेंट के कारण ये अलग हो गया था पूरी तरह से। अब उसके बाद ये आपस में आके मिल गए, तो उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाते हैं। रेस व्हेन अप्लाइड टू ह्यूमंस इज़ अ सोशल कैटेगरी नॉट अ साइंटिफिक वन। कि रेस जो होता है ह्यूमन को सोशल कैटेगरी में डिवाइड करता है, साइंटिफिक कैटेगरी में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रेस एंड सिविलाइजेशन। Many people hold the racist viewpoint that a biological inferiority of a certain groups, which they call races, is reflect the suspended primitive quality of their cultures। मतलब जैसे कोई अगर रेस से चल रहा है या फिर एक सेक्टर ये है और एक सेक्टर ये है, और अगर ये ज़्यादा एडवांस है तो अपने आप को सुपीरियर मानेंगे, इसके ऊपर डोमिनेट करेंगे, नहीं तुमसे बेटर हम हैं, हमारा ये है। तो ऐसा भी कई बार कंडीशंस आ जाती है जिस वजह से ह्यूमंस में रेशियल क्लासिफिकेशन को जल्दी से अलाउड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेस, कनकेस्ट एंड द रोल ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस। जो बीमारियां होती हैं, अलग अलग डिजीजेज जो होती हैं, वो रेस पे क्या इफेक्ट करती हैं या फिर किसी सब स्पीसीज पे, सब पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट करती हैं। कंटिन्यूड एक्सपोजर टू एपिडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस such as tuberculosis and measles can cause succeeding generations to acquire a genetic resistance। ये पॉइंट याद रखिए, जेनेटिक रेजिस्टेंस टू डेथ फ्रॉम सच डिजीजेस। कि पहले जो हमारे एंसिस्टर्स होते थे या फर्स्ट टाइम जो हमारे अर्ली टाइम पे लोग रहते थे, अराउंड मिलियंस ईयर होगो और समथिंग 1000 ईयर्स होगो, तो उस टाइम पे क्या होता था? जो अगर ये मीजल्स वगैरह बीमारी आ गई, जैसे अगर कुछ सालों पहले ही अगर बीमारी ये थी, कौन कौन सी, मीजल्स हो गई, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होता है, तो इन सब की वजह से अगर नई नई बीमारी आई है तो उस पॉपुलेशन में डेथ रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज फर्स्ट टाइम। क्योंकि जैसे अभी कोविड चल ही रहा है हमारा, पिछली वीडियो में नहीं बताया, अगर अभी हमारा कोरोना चल रहा है कोविड, तो उस वजह से डेथ ज़्यादा हो रही है। अगर यही कोविड इतनी ही पावर का 50 साल बाद आए तो डेथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग उसी तरह से अडेप्ट हो जाएंगे। तो इसमें ये लिखा है कि कैन कॉज सक्सीडिंग जनरेशन, जैसे जनरेशन पे जनरेशन हमारी जनरेशन चेंज होती रहेगी, उसके बाद इन बीमारियों के प्रति हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जेनेटिक रेजिस्टेंस होती है, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा और इस बीमारियों की वजह से डेथ कम होने लगेगा। यूरोपियंस में हैव डेलिबरेटली इंकरेज द स्प्रेड ऑफ वन न्यू डिजीज स्मॉल पॉक्स बाय पर्पसली डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फेक्टेड ब्लैंकेट्स टू द नेटिव्स। यूरोप में क्या हुआ था, जब नई नई बीमारी आई थी, स्मॉल पॉक्स जो होता है हमारा, जिसे हम लोग माता बोलते हैं, वो जब आई थी तो यूरोप में के जो लोग थे वो इंटेंशनली क्या किए थे, जो लोग इनको अगर यूरोप में हुआ है किसी को, तो उनके ऊपर जो कंबल्स वगैरह वो लोग यूज करते थे। जैसे इमेज में देख सकते हैं आप, जो लोग स्मॉल पॉक्स से ग्रसित हैं, कंबल पहने हैं। तो यूरोप में के कुछ लोगों ने क्या किया, अपने आसपास के देशों में, जो अपने आसपास पड़ोस में, उस कंबल को बांटना शुरू कर दिया, इन्फेक्टेड कंबल्स को जिन्होंने यूज कर चुका है। तो इन्फेक्टेड कंबल को बांटने की वजह से क्या हुआ था, ये पूरी तरह से ये चिकन पॉक्स जो है हमारा, स्मॉल पॉक्स, वो पूरी तरह से एरिया में फैल गया था, जिससे कई लोग हमारे नेटिव्स में भी जान गई थी उनकी। तो एक जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे रिसर्चर मर्स्कली
कॉज द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल वेलफेयर। इन्होंने इस जो सिचुएशन जो क्रिएट हुआ था जिससे इन्फेक्टेड ब्लैंकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स डिजीज बहुत ही तेजी से फैली, उसके बाद कई डेथ हुए, तो इसको उन्होंने क्या टर्म दिया, वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल वारफेयर। बायोलॉजिकल वारफेयर क्या होता है कि पहले नॉर्मली हम लोग कैसे लड़ाई करते थे, एक थल सेना हो गई, हमारी जो आर्मी हो गई, नेवी हो गई या एयरफोर्स हो गया, ये सबसे लड़ाई करते थे हम लोग, हमेशा बम बारूद से करते थे। लेकिन बायोलॉजिकल वारफेयर क्या होता है, वायरस के थ्रू लड़ाई हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे चाइना के ऊपर क्लेम किया गया है कि ये जो वायरस है हमारा कोविड-19 का, उसने लैब से जनरेट किया है, और लैब से जनरेट करने के कारण क्या हो गया है, पूरी तरह से फैल रहा है, तो इसको भी बायोलॉजिकल वार कह सकते हैं। अलग अलग देश क्या होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो उससे अगर वायरस के थ्रू अगर कोई इसी कंट्री में अगर फैलाया जा रहा है तो उसे बायोलॉजिकल वारफेयर कहेंगे, क्योंकि उससे भी डेथ रेट ज़्यादा ही होती है। अब जो पॉइंट आता है हमारा रेस एंड बिहेवियर, रेस एंड बिहेवियर में क्या आता है। साइकोलॉजिस्ट जे फिलिपिन्स रुस्टन हुज 1995 बुक रेस इवोल्यूशन एंड बिहेवियर पर्पस टू डेमोन्स्ट्रेट बिहेवियरल डिफरेंसेस। जो पॉइंट आता है रेस एंड बिहेवियर, साइकोलॉजिस्ट जे फिलिप रुस्टन whose 1995 book Race, Evolution and Behavior purports to demonstrate behavioral differences between the Negroid and Caucasoid and Mongoloid races in terms of sexual practices, parenting and social deviance and family structure among other। जो हमारे फिलीपींस रस्टन थे, उन्होंने 1995 में एक बुक लिया था रेस इवोल्यूशन एंड बिहेवियर के बारे में। तो उसमें उन्होंने कई लोगों के बारे में बताया था, जैसे नेग्रोइड हो गया और मोंगोलाइड हो गया। तो नेग्रोइड में क्या होता था, एक आर सेलेक्टेड हो गया, उन्होंने स्पीसीज बताया था, आर सेलेक्टेड थ्योरी दिया था, और एक केस सेलेक्टेड थ्योरी दी था। आर सेलेक्टेड थ्योरी क्या होता था, जहाँ पे वार्मर एरिया है, वार्मर एरिया फॉर एग्जांपल आप लोग अफ्रीका समझ सकते हैं, साउथ अफ्रीका, और केस सेलेक्टेड एरिया जहाँ पे कूलर एरिया है, आप नॉर्मल सकते हैं, जैसे नॉर्थ रसिया हो गया, नॉर्थ रसिया हो गया, या फिर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया। इस सब एरिया में क्या होता था, उसको हम लोग केस सेलेक्टेड थ्योरी के हिसाब से डिवाइड किए, और आर सेलेक्टेड थ्योरी में जो वार्मर एरिया हो गए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो वार्मर एरिया में होते थे उनके ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होते थे, जो ऑफस्प्रिंग होगी वो इंक्रीज रहेंगे, और जो केयर होगा सभी के ऊपर वो कम होने लगेगा। और जो केस सिलेक्टेड एरिया में वहाँ पे ऑफस्प्रिंग कम रहेंगे, ऑफस्प्रिंग जो रहेगा वो कम रहेगा, बट जो केयर रहेगा, केयर उनका ख्याल रखना वो ज़्यादा होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट फिलिप रुस्तम थे, उन्होंने एक ऐसा थ्योरी को डेवलप किया था अपने बुक में। बट क्या हुआ था कि जब आफ्टर इनके ऊपर रिसर्च किया गया, इनकी जो थ्योरीज थे, तो इसको पूरी तरह से गलत माना गया था, क्योंकि 90% में केसेस ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वार्मर एरिया में ऑफस्प्रिंग ज़्यादा हो रहा है और उनको केयर कम मिल रहा है। हो सकता है उनमें ऑफस्प्रिंग कम हो, केयर ज़्यादा हो, किसी किसी फैमिलीज में, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गई, कुछ लोग करते हैं। और कोलर एरिया में भी कई लोग हो गए जिनको अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वहाँ पे भी उनका जो पॉपुलेशन होगी ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होंगे, बट केयर उनका भी किया जा रहा है। तो ये ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ एक मिथ थी और कुछ नहीं था। उसके बाद जो हमारी मेन टॉपिक आती है रेस एंड इंटेलिजेंस। अब रेस और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंसेस या क्या कनेक्शन आता है। दे डिड दिस बाय मेजरिंग स्कल्स। अब किसी के बारे में, दिमाग के बारे में आप जानना हो कि दिमाग उसका कितना तेज है कितना नहीं है, तो आप नॉर्मल सी बात है, ब्रेन का IQ टेस्ट इस समय होता है। लेकिन पहले जब IQ टेस्ट वगैरह नहीं होता था, उसमें क्या करते, दिमाग देखा करता था। जैसे हमारे पहले के जो एप्स हो गए, एप्स का ब्रेन का साइज बहुत कम होता था, उनका जो ब्रेन कैपेसिटी होता था 340 टू 420 ऐसे करके होता था। हमारा जी कितना है, वे 300 समथिंग है ह्यूमन का। तो ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी जो सीसी होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, उससे हम लोग अपने ब्रेन का साइज को डेवलप करते हैं, और उससे हम लोग अपने ब्रेन के साइज को मापते हैं कि उसका इंटेलिजेंस कितना है, कितना हो सकता है इंटेलिजेंस, हम कितनी विकसित हैं, इस सब के बारे में। इट वॉज बिलीव दैट लार्जर स्कल द ग्रेटर क्रेनियल कैपेसिटी एंड द बिगर ऑल्सो बेटर द ब्रेन। तो यही चीज़ बिलीव किया जाता था कि जिस व्यक्ति का, या फिर बोल सकते हैं जिस सब स्पीसीज का अगर स्कल ज़्यादा बड़ा है, लार्ज स्कल है, तो उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे ह्यूमन का 330 होगा, और कुछ हमारे जो होमो इरेक्टस हो गए उन सब का कितना होता था, 640 के समथिंग होता था। उससे पहले जो हमारे ऑस्ट्रेलोपैथिकस होते थे, ऑस्ट्रेलोपैथिकस का 420 से 520 समथिंग ऐसे करके होता था क्रेनियल कैपेसिटी। तो उससे हम ये बता सकते हैं अगर इन लोग का 420 है और हमारा 1300 है, तो हमारी ब्रेन की साइज़ तो बड़ी है ही। इस वजह से हम बता सकते हैं कि हमारी जो ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप है। तो नॉर्मल सी यही था कि लार्ज स्कल अगर जिसका हो, क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा होगा, तो बिगर ब्रेन होगा, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ऐसा माना जाता था। साइकोलॉजिस्ट अरेंज द टेस्ट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द रेशियल कैटेगरीज ऑफ वाइट एंड ब्लैक एंड फाउंड व्हाट दे हैड एक्सपेक्टेड। ब्लैक स्कोर्स कंसिस्टेंटली लोअर देन वाइट्स। अब उन्होंने एक और रिसर्च किया था कि जो ब्लैक्स होते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्लैक कलर के जो लोग होते थे साउथ अफ्रीका में वो, और जो फेयर कलर के होते थे, वाइट जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे होते थे, नॉर्मल नॉर्दर्न एरिया साइड में होते थे।
तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डिस्कस किया कि जो इनकी थ्योरी जो थी, उन्होंने थ्योरी इसके ऊपर क्लिक किया कि कौन लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है उनके क्रेडिट कैपेसिटी में, या फिर जो उनका इंटेलिजेंस है वो किसका ज़्यादा है। जो ब्लैक कलर के लोग होते थे, जो ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिया में रहते थे, इक्वेटोरियल एरिया में, तो उनका क्रेडिट कैपेसिटी कम होता था। और जो फेयर लोग होते थे, जो गोरे लोग होते थे, जैसे कनाडा हो गया, रशिया हो गया, यूरोप साइड हो गए, तो उनका क्रेडिट कैपेसिटी ज़्यादा होगा। मतलब गोरे लोग ज़्यादा बुद्धिमान होंगे और काले लोग ज़्यादा बहुत कम होंगे। तो इसकी भी आप इन्होंने एक रिसर्च किया था। बट क्या हुआ था, उसके बाद काफ़ी तरीके से इनको भी गलत प्रूफ कर दिया गया था, सही नहीं था ये। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ IQ टेस्ट रिजल्टिंग डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ब्लैक्स फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट्स स्कोर्स हायर देन द ब्लैक्स फ्रॉम साउथ। अब ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक्स कलर के लोग साउथ अफ्रीका के हो गए हैं, जैसे कि आपका अफ्रीकन रीजन के जो ब्लैक्स हो गए या साउथ अमेरिकन, तो ये लोग वहाँ पे ऊपर नहीं रह सकते। जैसे ये अगर इक्वेटर है हमारा, और ये हमारा अफ्रीका है, और ये हमारा यूरोप है, इधर रसिया है, और ये अमेरिका है पूरा, ठीक है। तो यहाँ के भी लोग, कई लोग ऊपर जाते थे। अगर यहाँ पे भी अगर डोमिनेट कर गए, अगर यहाँ पे किसी पेरेंट्स को अगर जॉब मिल गई अच्छी, तो वहाँ पे अपना सेटल हो गया, तो उनके एक दो स्प्रिंग जो होंगे, ऑफ स्प्रिंग आएंगे, एक दो जनरेशन होंगे, तो वो भी कुछ टाइम तक तो काले रहेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स पूरी तरह से काले थे। तो कुछ टाइम तक ये जेनेटिकली कारण होता है। तो जो यहाँ के जो ब्लैक्स हैं, और जो यहाँ पे जो प्रॉपर पहले से रहे हैं वहाँ के जो ब्लैक्स हैं, तो एक रिसर्च में ये भी पता चला कि जो नॉर्दर्न एरिया में जो ब्लैक है, उनका IQ जो लेवल होता है, इंटेलिजेंस, वो ज़्यादा होता है। किसके मुकाबले? यहाँ के लोगों के IQ के मुकाबले, जो कि इनका कम होता है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द बिलीफ दैट blacks are not inherently inferior to white, these findings suggested that cultural factors can and do influence IQ scores and that IQ is not a fixed quantity. तो कुछ स्टडीज़ और की गई जिनमें ये भी पता चला कि जो कुछ ब्लैक्स होते हैं वो कुछ वाइट्स से भी इन्फीरियर होते हैं। मतलब पहले हमारी स्टडी हुई थी कि जो ब्लैक्स होंगे वो कम बुद्धिमान होंगे, और जो वाइट लोग होते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। और कुछ स्टडी हुई जिसमें कि ब्लैक्स लोग को ज़्यादा बुद्धिमान बताया गया, किससे? इन्फीरियर बताया गया, वाइट से हो गया। तो इसमें क्या होता है, वो लोग नॉर्मली, आप किसी के बारे में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट नहीं है? नॉर्मली सी बात है कि आप IQ टेस्ट का टेस्ट करेंगे। IQ टेस्ट पता करेंगे कि कौन कितना बुद्धिमान है। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो नॉर्मल होता है, उससे पता चलेगा कौन कितनी तेज़ी से आंसर दे रहा है, या किस ब्रॉड लेवल का वो किसी चीज़ को विज़न देख सकता है। तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कौन इन्फीरियर है, कौन नहीं। तो IQ टेस्ट क्या होता है? IQ scores presumably have a larger genetic component so that lower average score for blacks implied to genes that black were genetically inferior to whites। कुछ नहीं था कि जैसे अगर IQ टेस्ट बारे में आप दे रहे हैं, आप किसी के बारे में, अब कुछ क्वेश्चंस उससे पूछेंगे ब्लैक से, कुछ क्वेश्चन वाइट से पूछेंगे। हो सकता है इसको कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, लेकिन जो बनते थे वो पूछे नहीं गए, और इससे जो क्वेश्चंस नहीं बनते थे वो नहीं पूछे गए, जो बनते थे वही पूछ दिए गए। तो इसका IQ स्कोर जो था वो ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो ऐसे भी करके दिक्कत आती थी। There is a widespread recognition now that IQ tests are probably not accurate measures of intelligence because they are probably biased in favor for the subculture of those who construct the test। अब IQ टेस्ट क्या होता था कि जो पहले हम लोग कन्फर्म कर लेते थे, नहीं इसकी IQ टेस्ट ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं। यदि अगर एक यूरोप का बंदा है और एक अफ्रीका का बंदा है, इनके बीच में IQ टेस्ट का लिया जाए, और जो हमारा जो टेस्ट लेने वाला है, जो हमारा एग्जामिनर होगा, वो भी यूरोप का रहा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन का है किसके बारे में पूछेगा? यूरोप के बारे में पूछेगा। जो इसको पता रहेगा और इसको तो पता रहेगा नहीं, भले ये इससे ज़्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट इससे ज़्यादा है, लेकिन अब क्या है, जो टेस्ट ले रहा है वो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है जो इसको आता है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है जो इसको नहीं आता। तो इसका ऑटोमेटिकली IQ जो स्कोर होगा वो कम रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा। तो इससे आप बता देंगे कि नहीं ये ज़्यादा बुद्धिमान है, ये कम है। तो ऐसा नहीं है। तो इस वजह से भी कई बार दिक्कत आती थी। जेनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द IQ डिफरेंसेस is that many studies shows the IQ scores can be influenced by the social environment। IQ टेस्ट सोशल इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। कई सारी स्टडीज़ में ऐसा बताया गया है। जैसे कि आप वही एग्जामिनर वाला देख सकते हैं कि अगर यूरोप का बंदा है और एक अफ्रीका से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन पूछने वाला भी यूरोप का है, तो उसको तो अफ्रीका के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन किसके बारे में पूछेगा? यूरोप के बारे में। क्यों पूछेगा? क्योंकि ये अब एग्जामिनर है, ये थोड़ी बोल सकते हैं हमको अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं पता, सीधे बेइज्जती हो जाएगी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछेगा? इससे यूरोप के बारे में पूछेगा। और कोई भी अगर चाहेगा कि हमारे एरिया का लोग जीते IQ टेस्ट में ही, तो एग्जामिनर क्या करेगा? यूरोप वाले से, इस बंदे से वही क्वेश्चन पूछेगा जो इसको आता होगा ज़्यादातर, इजी, और इससे पूछ लिया टफ, तो इसको तो बनेगा नहीं। तो ऐसा IQ टेस्ट को भी सोशली आप मैनिपुलेट किया जा सकता है। So the average difference between blacks and white in IQ
कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ प्रिज्यूम जेनेटिक डिफरेंसेस। तो ब्लैक और जो वाइट लोग होते हैं उनके विषय में आप इसको इजीली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि जो ब्लैक है वो कम इंटेलिजेंट है और जो गोरे लोग हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यदि आप कोई काले काले लोग हैं पूरी तरह से, मान लीजिए ब्लैक्स लोग हैं लेकिन इंटेलिजेंट हैं, आप उसमें किसी भी एक फेयर लोग को बैठा दीजिए जो गोरा होगा, तो उसके साथ रह के वो भी इंटेलिजेंट हो जाएगा। यदि सारे के सारे ब्लैक अगर बेवकूफ़ हैं, तो अगर कोई भी बुद्धिमान अगर वाइट आया तो वो भी पूरी तरह से बेवकूफ़ बन जाएगा। और इसी तरह यदि सारे के सारे लोग गोरे हैं और इंटेलिजेंट हैं और एक बेवकूफ़ ब्लैक गया तो वो भी इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इससे हम लोग ये नहीं बता सकते कि ब्लैक कलर या फिर वाइट कलर एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिफरेंस करता है। यदि जैसे आपकी पेरेंट ही बोल सकते हैं, अगर पेरेंट आपके इंटेलिजेंट कम है ब्लैक्स के और उनका बच्चा यूरोप में पढ़ रहा है या फिर कहीं ऐसी जगह पढ़ रहा है जहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा स्टडी वाला हो, पढ़ने वाला एरिया हो, इंटेलिजेंट एरिया में ग्रुप में रह रहा है, तो अपने पेरेंट्स से भी वो ज़्यादा ही बुद्धिमान हो जाएगा। तो इसमें तो ये नहीं बोल सकते कि जेनेटिकली वो बेवकूफ़ है तो उसको भी होना चाहिए, मतलब ये हमारा बेटा नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अगर वो उसका ग्रुप अच्छा है, सोशल इन्वायरमेंट उसका कल्चर अच्छा मिल रहा है तो भी इंटेलिजेंट बन सकता है। तो जेनेटिकली को भी हम लोग नहीं बोल सकते कि IQ पूरी तरह से एट्रीब्यूट करता है। अब आता है फ्यूचर ऑफ ह्यूमन वेरिएशन। अब ह्यूमन वेरिएशन का फ्यूचर क्या है? लेबोरेटरी फर्टिलाइजेशन, सब्सिक्वेंट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रो एंड सक्सेसफुल बर्थ हैव बीन एक्म्प्लिश्ड विद द ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन जो रोबोट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, अब मतलब हमारा जो साइंस इतनी तेज़ी से अब तरक्की कर रहा है, इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप जो गर्भाशय में अगर बेबी है उसके अंदर, तो आप उसके जेनेटिक्स में कोड कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं कि हमारा जो आने वाला बच्चा है वो कैसा होगा, क्रिकेट में अच्छा होगा, खेल कूद में होगा, या फिर उसके पैर थोड़े लंबे हो ताकि वो रेसिंग में तेज हो, वोकल कॉर्ड्स को आप जेनेटिकली कर सकते हैं मॉडिफाई, तो कि सिंगर बन जाए, मतलब पूरी तरह से आप उसको डेवलप कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह। तो साइंस हमारी कितनी तेज़ तरक्की कर रहा है। आपके अगर पहले लोगों के अगर हाथ पैर अगर कट जाते थे तो हो गया उसका, फिर तो काम खत्म, नहीं भी एक ही हाथ पे चलेगा। अब क्या है, ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया पूरी तरह से। हार्ट वगैरह किसी का हार्ट खराब हो गया तो उसके जो किडनी विडनी है, किडनी को किसी और को दे दो, उसमें लगा दो जिसको ज़रूरत है। तो आजकल साइंस आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्लोनिंग, द एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम सेलुलर टिश्यू हैज़ बीन अचीव्ड विद फ्रॉग, शिप एंड अदर एनिमल्स। क्लोनिंग क्या होती है? अब जैसे पहले मूवीज आती थी शक्तिमान में क्लोन कर दिया जाता था, डॉक्टर जयकाल की अंधेरा कायम रहे, एक और शक्तिमान बना दिया डुप्लीकेट जो कि अलग काम करता था। उसी तरह क्लोनिंग क्या होती है? किसी एक रिप्रोडक्शन चल रहा है, कोई भी एक स्पीसीज है, उसका एग्जैक्टली जेनेटिकली मतलब एक और स्पीसीज को बना दिया जाए। तो जैसा कि इसके ऊपर अभी हो चुका है, जो हमारे फ्रॉग हो गए, मेंढक हो गया, सिप हो गए, भेड़, इन सब के ऊपर जेनेटिकली जो टेस्ट वगैरह है सेलुलर टिश्यू के अकॉर्डिंग ये रिप्रोडक्शन हो चुका है फिर से क्लोनिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? द सब्सटीट्यूशन ऑफ सम जीन्स फ्रॉम मदर्स इज इंक्रीजिंगली प्रैक्टिसिंग इन नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग वही होता है कि कुछ जीन्स होते हैं जो हमारे जीन्स हो गए, हमारे जीन्स को कुछ एक्सडेट किया जाए और उससे किसी और तरह से मॉडिफाई किया जाए या फिर किसी और ह्यूमन में स्पीसीज में डाल दिया जाए, तो हमारे जो जीन्स हो गए वो सेम होकर से हो सकते हैं। तो इस टॉपिक में बस फर्स्ट यही है कि हमारा जो फ्यूचर कैसा चल रहा है, ह्यूमन के वेरिएशन कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, हम लोग कैसे कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब जैसे पहले एप्स हो गए, एप्स के बाद नॉर्मल से ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे एप वो स्टार्ट हुए हैं हमारे, जो बिना कपड़ों के हंटर एंड गैदरर्स पैदा हुए, हंटर एंड गैदरर्स हुए। उसके बाद धीरे हम लोग कॉलोनी बनाना शुरू किया, आज हम लोग एक मॉडर्न फैमिली में रह रहे हैं। उसके बाद ये साइंस तरक्की कर रही है कि हम लोग पूरी तरह से ये क्लोनिंग स्टार्ट हो गई, क्लोनिंग के बाद अब रोबोटिक्स आ ही चुका है, तो अब AI के थ्रू हम लोग रोबोट्स वगैरह सब काम करेंगे, उनमें फीलिंग्स भी शुरू हो गई है। तो इसी तरह हमारा ह्यूमन वेरिएशन पूरी तरह से चेंज हो रहा है और डेवलपमेंट आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।